वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का स्वागत है बीएससी सेमेस्टर 4 की इस प्रैक्टिकल क्लास में। इस प्रैक्टिकल क्लास में आप जानेंगे पेपर में आने वाले पॉसिबल क्वेश्चंस के बारे में, और अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका पेपर अच्छा होगा। हम लोगों ने जो टॉपिक इस सेशन में कवर करने हैं वो हैं CRD, RBD, LSD, 1 वे 2 वे और टेस्टिंग प्रोसीजर में टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले टेस्टिंग से। टेस्टिंग में आपको फोकस करना है सिर्फ किस पे, फार्मूलों पे। काई स्क्वायर का जो फार्मूला है और वो किस किस के लिए लगता है। तो पहले हम लोग एक रफ़ डायग्राम बना लेते हैं, इसलिए ताकि हम लोगों को ये पता रहे कि जो फार्मूला हम लोग लगाने जा रहे हैं वो किस किस यूज़ के लिए है, ताकि जब आपको पेपर में क्वेश्चन मिले तो आप उसको देखकर ये जान पाओ कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। तो एक हम समरी टाइप की बनाने जा रहे हैं आप में जो पॉसिबल टेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम काई स्क्वायर टेस्ट को देखेंगे। तो काई स्क्वायर टेस्ट से कौन कौन से एप्लीकेशन आ सकते हैं, कौन कौन सी टेस्टिंग आ सकती है और कब आप कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो काई स्क्वायर में सबसे पहला है सिंगल वेरिएंस की टेस्टिंग। अगर आपको किसी पॉपुलेशन का वेरिएंस को टेस्ट करना है कि ये सही है कि नहीं, सिंगल वेरिएंस है, तो आप काई स्क्वायर का यूज़ करेंगे। दूसरा काई स्क्वायर की टेस्टिंग में आता है काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं गुडनेस ऑफ फिट के। तीसरा जो टेस्टिंग है काई स्क्वायर की वो है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। जो गुडनेस ऑफ फिट और इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, इनके क्वेश्चन कैसे भी आए आपका फार्मूला हमेशा सेम रहेगा। आपका फार्मूला रहेगा काई स्क्वायर समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n OI माइनस EI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई EI, और ये फॉलो करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आपने इन फार्मूलों को लगाकर काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल ली तो अगला काम आपका क्या है कि इसी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर काई स्क्वायर की टैबलेटेड वैल्यू आप टेबल से देखिए। अब आपको टेबल देखनी आनी चाहिए। टेबल कभी कभी टेबलेटेड वैल्यू को क्वेश्चन के साथ मर्ज कर दिया जाता है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसमें साइड में टेबलेटेड वैल्यू दे देते हैं और कभी कभी नहीं देते हैं। ऐसी सिचुएशन में प्रैक्टिकल में आप टेबल की डिमांड करेंगे और आपको टेबल प्रोवाइड करवाई जाएगी। दूसरी चीज़, आप लोग कैलकुलेटर ला सकते हैं इस पेपर में। कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अगर कोई बच्चा कैलकुलेटर लाना भूल जाता है तो डिपार्टमेंट से उसे कैलकुलेटर मिलता है, लेकिन ऐसी सुविधा सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। अदर कॉलेजेस का जो मैनेजमेंट है वो इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वहाँ पे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो लोग यूनिवर्सिटी आ रहे हैं वो सियोरिटी के साथ आएँ कि उन्हें कैलकुलेटर मिलेगा। बाकी लोग अपना खुद सिंपल कैलकुलेटर लेके जाएंगे। साइंटिफिक मत ले जाइएगा, यूज़ करने नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फार्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे ये भी हम सवालों में देखेंगे। टेबलेटेड वैल्यू हम अभी टेबल में आपको देखना बताएंगे कैसे देखेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर के लिए हम लोग वही बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं, SNV का स्क्वायर। SNV के स्क्वायर में दो केस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि हमें पॉपुलेशन का मीन म्यू नोन हो या फिर अननोन हो। तो जब नोन होगा तो हमारी जो स्टैटिस्टिक्स बनेगी यहाँ पर उसमें म्यू आएगा और ये काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा। अननोन होने के केस में यहाँ पर x बार आएगा और ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। सिग्मा नॉट की वैल्यू वो यूज़ करेंगे जो हमको टेस्ट करनी है, और फिर टेबलेटेड से कंपेयर करके हम बताएंगे कि ये हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो आपने देख लिया काई स्क्वायर का पहला यूज़ सिंगल वेरिएंस की टेस्टिंग में, दूसरा गुडनेस ऑफ फिट में, तीसरा इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट में। आगे बढ़ते हैं। अभी इन पर बेस क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, तो बी पेशेंट। टी टेस्ट की बात करते हैं। टी टेस्ट का पहला एप्लीकेशन है सिंगल मीन की टेस्टिंग। सिंगल मीन की टेस्टिंग में क्या होता है, आपकी हाइपोथेसिस जो H0 होती है उसमें एक मीन म्यू होता है जिसकी वैल्यू टेस्ट करनी होती है कि ये जो एस्टिमेट होकर आई है ये सही या गलत है। इस सिचुएशन में जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं वो यूज़ करते हैं x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई S√n। ये फॉलो करता है टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपको अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या क्या चाहिए। आपको एक सैंपल दिया होगा, सैंपल का ये मीन है, ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है
ये n सैम्पल साइज़ है, ये म्यू नॉट वो वैल्यू है जो आपको टेस्ट करनी है, ये गिवन रहेगी। बाकी टेबल कैसे देखनी है वो भी हम सवाल के साथ देखेंगे। टी टेस्ट का दूसरा एप्लीकेशन है इक्वालिटी ऑफ मीन। इक्वालिटी ऑफ मीन में आप क्या करेंगे, आपके पास दो पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन का नाम है x और एक का नाम है y। तो एच नॉट में आप मान लेंगे कि दोनों का मीन इक्वल है। जब दोनों का मीन इक्वल है तो इस बात के लिए हम कौन सी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे टी की? टी की टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होती है x बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट s 1/n1 प्लस 1/n2, यहाँ s स्क्वायर रहेगा। ये है टी टेस्ट का फार्मूला फॉर इक्वालिटी ऑफ टू मीन्स। ये फॉलो करता है टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपने गलत की तो आपकी टेबलेटेड वैल्यू गलत हो जाएगी और स्कोर भी नहीं होगा उस क्वेश्चन पर। इक्वालिटी ऑफ मीन को हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें होता क्या है, दो पॉपुलेशन होती हैं, इनका मीन हमें पता नहीं है तो हमने सैम्पल के जरिए इनको एस्टीमेट किया। मान लो हमने म्यू एक्स को एक्स बार के और म्यू वाई को वाई बार से एस्टीमेट किया। जब ये दोनों एस्टीमेट हो गए तो हमने लिख दिया कि म्यू एक्स कैप की वैल्यू एक्स बार। अब हमको टेस्ट करना कि ये जो वैल्यू म्यू एक्स की हमने एस्टीमेट की ये सही है गलत, या ये कह देते हैं कि जो दो पॉपुलेशन के ये मीन है क्या ये दोनों पॉपुलेशन सेम है। तो पॉपुलेशन अगर सेम है तो इनका मीन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। मान लो दो बल्ब बनाने वाली कंपनी है, एक के बल्ब का जो एवरेज आया सैंपल का, मान लो 1000 बल्ब का सैंपल लिया गया और इसका जो एवरेज आया वो कितना आया, 400 घंटे। दूसरी कंपनी के बल्ब का 800 का सैंपल लिया गया और इसका जो एवरेज आया वो कितना आया, 350 घंटे। तो दोनों का एवरेज अलग अलग है। आपको चेक करना है कि जो दोनों कंपनीज़ हैं बल्ब की, क्या वो दोनों सेम हैं, यानी ये जो डिफरेंस आ रहा है क्या ये माइनर है, हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग होती है इक्वालिटी ऑफ मीन की, यानी दो पॉपुलेशन के मीन बराबर हैं कि नहीं है, ये हम सैंपल की मदद से टेस्ट करते हैं। आते हैं तीसरे पर। इक्वालिटी ऑफ मीन के बाद टी टेस्ट का जो अगला एप्लीकेशन है वो है कोरिलेशन की टेस्टिंग। तो कोरिलेशन का जो फार्मूला है वो मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं याद है, मैं अभी जब सवाल करवाऊंगा तब आपको फार्मूला दिखाऊंगा। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके आप कोरिलेशन की टेस्टिंग आसानी से कर पाएंगे। और इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं। होता क्या है, हमें एच नॉट दिया होता है, रो की वैल्यू 0, यानी हमने पॉपुलेशन में मान लिया कि कोरिलेशन नहीं है। और H1 इसमें क्या मानते हैं, रो इज़ नॉट इक्वल टू 0, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। नॉट इक्वल टू मीन्स बोथ। तो जब नॉट इक्वल टू है तो हम टू टेल टेस्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पर। और इसको टेस्ट करते कैसे हैं, जो भी सैंपल होता है, सैंपल में हमें कोरिलेशन R दिया होता है। इस R की गिवन वैल्यू जो सैंपल के थ्रू आई है उससे हम इस रो को एस्टीमेट करते हैं। सॉरी, एस्टीमेशन तो यही हो गया, हम टेस्ट करते हैं कि पॉपुलेशन में कोरिलेशन है कि नहीं। तो H0 में मान कर क्या चलते हैं कि पॉपुलेशन में कोरिलेशन नहीं है। अब अगर हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तब हम कहेंगे कि पॉपुलेशन में कोरिलेशन है, और ये R की वैल्यू हमें गिवन होती है, मान लो 0.27 दी हुई है। तो फार्मूला भी हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। आगे बढ़ते हैं एफ टेस्ट की तरफ। एफ टेस्ट का जो मेन एप्लीकेशन है उसका यूज़ हम लोग करते हैं दो पॉपुलेशन के वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए। जैसे एक पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर है, दूसरे का सिग्मा वाई स्क्वायर है। तो H0 में हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये दोनों क्या सेम पॉपुलेशन से आए हैं या पॉपुलेशन के वेरिएंसेस सेम हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो लिए हुए सैंपल के वेरिएंस का रेशियो होता है, और ये फॉलो करता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद n1, n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो चलिए अब बिना देर किए हम सवालों को देखते हैं कि कैसे टी एफ और काई स्क्वायर के सवालों को हम करेंगे। एफ का एक एप्लीकेशन और भी इम्पॉर्टेंट है, सेवरल मीन की इक्वालिटी की टेस्टिंग करना। इक्वालिटी ऑफ सेवरल मीन, इक्वालिटी ऑफ सेवरल मीन। तो इक्वालिटी ऑफ सेवरल मीन आप लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया है, एनोवा में। आपको दिखता होगा कि इनोवा में हम केवल एफ टेस्ट यूज़ करते हैं। आते हैं सीधे अब सवालों पर और देखते हैं कैसे करते हैं।
तो सबसे पहले काई स्क्वायर की सिंगल वेरिएंस की टेस्टिंग का हम आपको फार्मूला दिखाते हैं। देखिए सभी लोग, फार्मूला सबको दिख गया? क्लास, चलिए तो क्वेश्चन कैसे मिलेगा, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। आपको जो ध्यान देना है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ये गलत नहीं होना चाहिए। काई स्क्वायर का जब ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होती है। तो एक क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसको समझ लीजिए। इन्होंने लगाने के तरीके को थोड़ा सा चेंज किया है, तो आप इनके तरीके पे मत जाइए, आपको जो फार्मूला दिया उस वाले पे फोकस रहिए। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है, इट इज़ बिलीव दैट द प्रिसीजन एज मेजर्ड बाय द वेरिएंस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ नो मोर देन 0.16। प्रिसीजन को हम लोग वेरिएंस से भी मेज़र करते हैं। वैसे तो प्रिसीजन वेरिएंस का उल्टा होता है, लेकिन टेस्टिंग में इन्होंने सीधे सीधे सिग्मा स्क्वायर को 0.16 लिया है। अगर ये प्रिसीजन है, टेस्टिंग में हम सिग्मा स्क्वायर की टेस्टिंग करते हैं तो इसका रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन हम इसको वेरिएंस ही मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ये प्रिसीजन नहीं, वेरिएंस लिखा हुआ है, सिग्मा स्क्वायर 0.16। अब इसकी टेस्टिंग करते समय आपको काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए। काई स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो उसके फार्मूले से आएगी। फार्मूला क्या था, xi माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू यानी सिग्मा नॉट एंड होल स्क्वायर, और बाकी सम करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हमने एक्स सीरीज़ लिख ली जो भी हमको गिवन थी, और इस सीरीज़ x का मीन निकाला। तो स्टेप 1 पे आपको क्या करना है, सीरीज़ लिख लेनी है x वाली, और इसके बाद इसका मीन कैलकुलेट हो गया। अब निकालेंगे ये क्वांटिटी x माइनस एक्स बार, फिर करेंगे इसका स्क्वायर और ऐड कर लेंगे। हमको फाइनली चाहिएगा काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेसन xi माइनस एक्स बार स्क्वायर। अच्छा, अपान में है सिग्मा नॉट स्क्वायर यानी जो h नॉट में दिया हुआ है, तो वो तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब ये आ गया तो आगे हम क्या करेंगे देखते हैं। इसमें कहीं किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बोल भी सकते हैं अपना माइक ऑन करके। देखिए काई स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। अब इन्होंने जो एन एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर लिखा है इसको अभी आप मत समझिए, आपने जो फार्मूला टेस्टिंग का याद किया बस उसी से कैलकुलेट करिए। काई स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी उसको आप टेबल से कंपेयर करेंगे। तो काई स्क्वायर की टेबल सबको देखनी आती है? कोई ऐसा है क्या क्लास में जिसको काई स्क्वायर की टेबल देखनी ना आती हो? चलो, तो टेबलेटेड वैल्यू से इसको कंपेयर करेंगे। अगर ये कैलकुलेटेड कम आई तो एच नॉट एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। काई स्क्वायर के दूसरे एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। गुडनेस ऑफ फिट का एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्या है जरा देखते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे। द फॉलोइंग फिगर शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट इन नंबर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ टेलीफोन डायरेक्टरी। किसी टेलीफोन डायरेक्टरी से 0 से लेकर 9 तक के नंबर को चूज़ किया गया। अब टेलीफोन डायरेक्टरी से जो नंबर चूज़ करने की प्रक्रिया थी उसको कितनी बार किया गया, 10,000 टाइम्स। इन 10,000 टाइम्स में इतनी बार 0 मिला, इतनी बार 1 मिला, इसी तरीके से सारे नंबर का डिटेल हमें दिया हुआ है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि ये सारे के सारे नंबर क्या टेलीफोन डायरेक्टली में इक्वली प्रोबेबल हैं, यानी इनके आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। आप एच नॉट कैसे बनाएंगे, इनकी लैंग्वेज को समझ कर। देखिए क्या लिखा है, टेस्ट वेदर द डिजिट्स में बी टेकन टू अकर इक्वली फ्रिक्वेंटली इन द डायरेक्टरी, यानी उस टेलीफोन डायरेक्टरी में जो डिजिट 0 to 9 हैं वो इक्वली फ्रिक्वेंट हैं। तो इसकी टेस्टिंग हमें करनी है। इसकी टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, मान लेंगे, हाइपोथेसिस में क्या मान लेंगे कि हाँ इक्वली फ्रिक्वेंट हैं। नल हाइपोथेसिस क्या हो गई, द डिजिट्स अकर इक्वली फ्रिक्वेंटली इन द डायरेक्टरी। ऑटोमेटिक एच नॉट में क्या लिख लेंगे, नॉट इक्वली फ्रिक्वेंट, बस इतना सा। ओके, अब अगर डिजिट्स इक्वली फ्रिक्वेंट हैं तो डिजिट्स कितनी बार आनी चाहिए थी, ज़रा देखते हैं। 0 से लेकर 9 तक के अगर हम नंबर देखें तो वो कितने नंबर्स हैं, 10। 10 नंबर में किसी भी एक नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1/10। ये बात तो सबको क्लियर है ना। जैसे पासे पर 6 नंबर होते हैं, किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, वैसे ही डिजिट सिंगल अगर हम ले रहे हैं तो 0 से 9 तक ये 10 हैं और इनके आने की प्रोबेबिलिटी 1/10। अगर हम ये देखना चाहें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 0 क्या है, यानी अगर ये सारे के सारे नंबर इक्वली फ्रिक्वेंट होते तो 0 कितनी बार आता, तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल 10 नंबर है हमारे पास और इतनी बार हम नंबर चूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी को फॉलो करते हुए अगर हम देखें
तो हर एक नंबर कितनी बार आना चाहिए था? 1000 टाइम्स, लेकिन आया है ये अलग अलग। तो अब हमको बस इसी बात की टेस्टिंग करनी है कि अलग अलग आना थोड़ी सी एरर है या इतनी ज़्यादा एरर है कि हम इस बात से ये मान लें कि ये इक्वली फ्रिक्वेंट नहीं है। थोड़ी सी है तो हम मान लेंगे कि हाँ इक्वली फ्रिक्वेंट हैं। अब वो थोड़ी सी एरर कैसे टेस्ट होगी? काई स्क्वायर से। काई स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, कैसे इसको कैलकुलेट करना हम आपको बताते हैं। ई आई की वैल्यू क्या हो गई? 1000 एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये। ओ आई की वैल्यू ये हमको दी है। ओ आई मतलब ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब जब हमने डायरेक्टरी खोल खोल के 10,000 बार नंबर चूज़ किया तब हमको ये डेटा मिला, तो ये ऑब्जर्व हो गई। तो आपको इन 10 को 1000 से सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर करना है और सभी को ई आई यानी 1000 से डिवाइड करना है। तो ये 10 वैल्यूज़ बनेंगी टोटल, और उनको जब सम कर लेंगे तो आ गया आपका काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आने के बाद टेबलेटेड से n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको दिया जाए उस पर वैल्यू चेक करके टेस्ट करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप 5% ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? बाकी किताब सबके पास है, आप का स्क्वायर के चैप्टर में जाके इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। ये गुप्ता कपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, गुडनेस ऑफ फिट का। लिखा द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द वेरियस डेज ऑफ द वीक, फाइंड वेदर द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। एक डेटा दिया हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जितने भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुए हैं पिछले सालों में, उनमें से किस दिन कितने हुए हैं। तो संडे को निकल के आया 14, मंडे को 16, 8, 12, 11, 9, 14। तो ये नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट हैं। अब यहाँ पर देखो ट्यूसडे को अगर तो एक्सीडेंट सबसे कम है, अगर हम देखें मंडे को तो एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि क्या एक्सीडेंट का होना किसी दिन पर निर्भर करता है। क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, यहाँ पे क्या चेक करना है? फाइंड वेदर द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। तो आप H0 में क्या मानेंगे कि यस एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक, यानी आप ये मानेंगे कि एक्सीडेंट का होना दिनों से कोई मतलब नहीं रख रहा है, वो यूनिफॉर्मली किसी भी दिन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट हुए कितने, इसके लिए आपको ये डेटा ऐड करना पड़ेगा। तो आप जब ये डेटा ऐड करेंगे जो भी आएगा, टोटल दिन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, उस टोटल को 7 से डिवाइड करिएगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सीडेंट पर डे आ जाएगी, यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आपको मिल जाएगी। ये दी हुई फ्रिक्वेंसी कैसी है? ऑब्जर्व्ड है। तो ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी मिल गई, एक्सपेक्टेड आपने निकाल लिया और इनकी मदद से आप काई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको दिया है काई स्क्वायर की वैल्यू टेबलेटेड 5, 6 और 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, ये 3 वैल्यूज़ आपको दी हैं और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना लिया गया 5। अब 3 में से आपके लिए कौन सी वैल्यू चूज़ होनी चाहिए ये आप बताएंगे, कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की जाए? 6 वाली, क्योंकि 7 डेज हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, तो ये हमने सेलेक्ट कर ली। इसी तरीके से गुडनेस ऑफ फिट का एक क्वेश्चन जिसके आने की संभावना मुझे पेपर में ज़्यादा लग रही है वो हम आपको बता देते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, द थ्योरी प्रिडिक्ट द प्रोपोर्शन ऑफ बीन्स इन द 4 ग्रुप्स ABCD शुड बी 9 3 3 1 है ये गुडनेस ऑफ फिट। लेकिन क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे एट वंस तो आपको लगेगा कि ये क्या आ गया। ये कह रहा है कि थ्योरी बताती है जब हम 1600 पेड़ों पर अध्ययन करते हैं तो उनकी 4 कैटेगरी ABCD में जाने का ये प्रोपोर्शन है, यानी ये है थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व क्या है? आगे लिखा है द नंबर्स आर द 4 ग्रुप्स आर 882, यानी इसमें 882 लोग गए, इतने में से इधर इतने और ये, यानी चारों ग्रुप के अलग अलग नंबर्स आए। तो ये जो वैल्यूज़ आपको दी हैं ये ऑब्जर्व हैं। एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगी? जब हम इस 1600 को इस रेशियो पर डिवाइड कर लेंगे। तो इस रेशियो पर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 900, 300, 300 और 100 ऐड करिए 1600 हो जाएगा। ये हो गई आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये हो गई ऑब्जर्व। बस आगे का काम आप कर लेंगे, काई स्क्वायर कैलकुलेट करिए, टेबल से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू देखिए और बताइए अगर एक्सेप्ट हो रही H0 तो क्या कहोगे। H0 यहाँ पे मानी क्या जाए? वैसे H0 में हमेशा हम यही मानते हैं कि सब बराबर है, यानी कि ये जो रेशियो दिया हुआ है ये सही है। ये कह रहा था द थ्योरी प्रिडिक्ट द प्रोपोर्शन ऑफ बीन्स इन द 4 ग्रुप्स आर दिस, तो आपका H0 यही होगा कि द रिजल्ट ऑफ थ्योरी विच प्रिडिक्ट्स द प्रोपोर्शन ऑफ बीन्स इन द 4 ग्रुप
आर इन दिस रेशियो, यही आपका एच नॉट होगा। और अगर एच नॉट रिजेक्ट हो गई तो फिर आप कहेंगे कि ये जो थ्योरी थी ये गलत थी, कि बीन्स का प्रोपोर्शन इस वाले में होगा। समझ गए सब लोग? ये थोड़ा सा अलग टाइप का है ना, इसलिए। तो बाकी आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, सभी लोग किताब से जितने क्वेश्चन आए उनको देख डालना है ना। बहुत टफ देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत टफ नहीं आता है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अब हम बढ़ते हैं काई स्क्वायर के अगले उस पर एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट में होता क्या है, इसमें आपको 2x2 की भी कंटिजेंसी टेबल मिल सकती है या मोर देन 2x2 भी मिल सकती है। तो हम पहले आपको एक आइडिया दे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13.16 में देखिए। हाँ, आपके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट में और उसमें फार्मूले का कोई चेंज नहीं है, दोनों में सेम फार्मूला है, गुडनेस ऑफ फिट का और इसका। तो दोनों का कोई क्वेश्चन है, आपका एक ही फार्मूले से सारे काम हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन, हम सीधे डेटा देखते हैं, सवाल आप पढ़िएगा। ए बी दो ग्रुप हैं, इधर रूरल और अर्बन दो ग्रुप हैं। ए का वो जो रूरल में है और बी के वो जो रूरल में है, इनका दिया हुआ डेटा हमें। ए वाले जो अर्बन में जा रहे हैं और बी वाले जो अर्बन में जा रहे हैं। ये डेटा हम ऑब्जर्व मान लेते हैं। मान लो हमें चेक करना है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी रूरल और अर्बन से इंडिपेंडेंट है, यानी ये कोई कनेक्शन नहीं कि अगर कोई ग्रुप ए का है तो वो रूरल में जाएगा। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन कुछ और भले ही कह रहा हो, बट कॉन्सेप्ट यही है कि ये दो एट्रीब्यूट ग्रुप ए में और ग्रुप बी में जाने के रूरल और अर्बन में जाने से इंडिपेंडेंट हैं। इसको और दूसरी तरीके से आपको समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं, टी नॉट टेकिंग टी, इधर स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। तो चाय का पीना स्मोकिंग से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये हमें टेस्ट करना है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, इसको हम पुअर मान लेते हैं और इसको क्रिमिनल। तो अगर कोई गरीब है तो उसका ये कनेक्शन नहीं कि वो क्रिमिनल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के आते हैं, मतलब दो एट्रीब्यूट होते हैं, उनके बीच में कनेक्शन है कि नहीं, ये हमको टेस्ट करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमको ऑब्जर्व वैल्यू दे दी गई है। सबसे पहला काम है कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का रूल क्या है, इसकी अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए तो आप इसके रो और इसके कॉलम के सम को मल्टीप्लाई करिए और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। ये निकल गई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आएगी, इसका कॉलम और इसके रो को मल्टीप्लाई करिए, यानी 830 और 1000 डिवाइडेड बाई दिस टोटल से। इसी तरीके से चारों की एक्सपेक्टेड वैल्यू आप निकाल लेंगे। ये है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड आपने निकाली। इसके बाद वही काम, का स्क्वायर कैलकुलेट करना, ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर ई आई, और चार वैल्यूज़ हैं तो समेसन पे 1 आई गोइंग फ्रॉम 1 to 4 सम हो गया। यहाँ पर आपका जो चेंज होगा वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर होंगी वो होंगी r-1 इंटू c-1। r क्या है, कितनी रो हैं, और c क्या है, कितने कॉलम हैं। दो रो हैं दो कॉलम हैं, तो 2-1 1 इंटू 1, यानी यहाँ पर का स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आए इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट के, तो आप उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक और देखेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट का, जिसमें दो से ज़्यादा हों। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, जो डेटा है हम सीधे उस पर फोकस करते हैं टाइम को बचाते हुए। यहाँ पर एक क्लास है एट्रीब्यूट। अब कौन कौन सी क्लास हैं, फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सॉरी फाइनल नहीं फर्स्ट ईयर मान लो इसको, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और ये है MA/MSc वाली M.Com वाली क्लास, यानी PG क्लासेस। इधर क्या दिया है, नंबर्स। ये नंबर काहे के हैं, फेवरिंग ऑटोनॉमस कॉलेज, अपोज ऑटोनॉमस कॉलेज, यानी स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और PG से लिए गए हैं, उनका ओपिनियन लिया गया है कि ऑटोनॉमस कॉलेज अच्छा है कि नहीं। तो फर्स्ट ईयर के 120 बच्चों ने बताया हाँ ऑटोनॉमस कॉलेज अच्छा है, लेकिन 80 ने बताया नहीं अच्छा है। टोटल कितने थे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, 200। सिमिलरली सेकेंड ईयर का डेटा, थर्ड ईयर का। और अब आपको टेस्ट क्या करना है, टेस्ट ये करना है कि क्या स्कूल का ये इनकी स्टैंडर्ड जो भी इनकी क्लास है, क्या इनकी क्लास का लेवल इस बात से जुड़ा हुआ है कि वो ऑटोनॉमस का फेवर करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, कैसे ये जुड़ा होगा ये आप सोच सकते हैं। देखिए, मान लो कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में आया, उसको ना तो ऑटोनॉमस के बारे में पता है ना नॉन ऑटोनॉमस के बारे में पता है, तो वो क्या करेगा, वो जो ऊपर से उसको देखेगा वो कह देगा। लेकिन जब यही बच्चा जाएगा थर्ड ईयर में, तब इसका ओपिनियन हो सकता है चेंज हो जाए। जब वो अंदर रहकर सिस्टम को देखेगा
तो उसको पता चलेगा कि ऑटोनॉमस नहीं अच्छा था, नॉन ऑटोनॉमस ज़्यादा अच्छा था। तो ओपिनियन चेंज हो सकता है, यानी हो सकता हो कि उनकी क्लास बढ़ने से उनके ओपिनियन चेंज हो गए। तो यही हमें टेस्ट करना है कि क्या क्लास का इफेक्ट उनके सोच पर पड़ेगा कि ऑटोनॉमस अच्छा है या नहीं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन, तो कितनी क्लास है टोटल, 4 इधर 4 इधर, टोटल 8 क्लासेस हैं, यानी आपको 8 एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए इसका रो का सम 200, इसकी कॉलम का सम 400 और डिवाइडेड बाय 600 टोटल से, ये वाला टोटल लेना। इसकी एक्सपेक्टेड आई, सबकी एक्सपेक्टेड निकाल लेना, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, फिर स्क्वायर करना और एक्सपेक्टेड से डिवाइड करना, सम कर लेना। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी ये आप लोग मुझे बताओ, कितनी होंगी? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपको काई स्क्वायर की टेबलेटेड वैल्यू देखनी है और कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका आउटपुट भी देख लो क्या आया है। देखो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली गई है और कैलकुलेशन की गई है यहाँ पर। ऐसी टेबल आप लोग बनाना, ये ऑब्जर्व वैल्यू हो गई, ये सबकी एक्सपेक्टेड हो गई, फिर डिफरेंस, फिर स्क्वायर, फिर डिवाइड, फिर सम, फाइनली आ गई आपकी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू। सवालों को देखना आज, आपको सब क्लियर हो जाएगा। 12.7428 आई है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5% पे जो टेबलेटेड वैल्यू है वो है 7.185, यानी आपकी H0 क्या हो गई, रिजेक्ट। अब H0 में मानते क्या हैं, H0 में मानते हैं देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्लास विच अफेक्ट ओपिनियन, यानी हम यही मान लेंगे कि बच्चों का जो स्कूल का या क्लास का जो लेवल था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऑटोनॉमस को सपोर्ट करते हैं या नहीं। ये माना था हमने H0 में। H0 नल, नल मतलब हमारा एटीट्यूड नल होना चाहिए, किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। H1 में क्या मानेंगे कि हाँ क्लास का इफेक्ट पड़ता है उनकी ओपिनियन पर। यहाँ पर हुई क्या, H0 कैलकुलेटेड ज़्यादा होने के कारण रिजेक्ट हो गई, यानी ये बात रिजेक्ट हो गई कि उनकी क्लास का इफेक्ट उनके ओपिनियन पे नहीं पड़ेगा। एक्सेप्ट क्या हुआ कि उनकी क्लास का इफेक्ट उनके ओपिनियन पे पड़ेगा। समझ गया सब लोग? और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये था काई स्क्वायर का इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट। तो काई स्क्वायर के 3 एप्लीकेशन हैं, इन तीनों को आप तैयार करिए, आसानी से आप पेपर में अच्छा करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं काई स्क्वायर के बाद टी टेस्ट पर। टी टेस्ट में सिंगल मीन, इक्वालिटी ऑफ मीन, पेयर्ड टी टेस्ट भी एक होता है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया था, और कोरिलेशन। ये चारों आप देख लीजिए जल्दी से, इन चारों से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका कंफर्म है मिलेगा। कोरिलेशन वाला तो तुम लोग फार्मूला तैयार करके जाना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। कोरिलेशन की टेस्टिंग अगर आई तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए पहला एप्लीकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिंगल वेरिएंस की टेस्टिंग कैसे होगा ज़रा देखते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझना है, फिर हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। सबसे पहले आप फार्मूला देख लीजिए, क्या है फार्मूला। फार्मूला है ये एक्स बार माइनस म्यू, अगर एस को रूट के बाहर लिखोगे तो एस लिखना पड़ेगा, अंदर लिखोगे तो एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती थी, एन माइनस 1। अब हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इस फार्मूले को अप्लाई करके सारी वैल्यूज पुट करते हैं, टी कैलकुलेट करते हैं, फिर टेबलेटेड से कंपेयर। क्वेश्चन है द मीन वीकली सेल्स ऑफ सॉप बार्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर वाज 146.3 बार्स पर स्टोर। एक शहर है, इसमें किसी साबुन के बेचने वाले के बहुत सारे स्टोर हैं। इस स्टोर पर जितना भी साबुन बिका उनका एवरेज हमको दिया है 146.3, तो हम इसको म्यू मान लेते हैं, एवरेज है ना, ओके। आफ्टर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, उसके बाद क्या किया, कंपनी ने एक प्रचार करवाया इस साबुन की बिक्री को बढ़ाने के लिए। तो एडवर्टाइजिंग जब कैंपेन हुई, द मीन वीकली सेल्स इन 22 स्टोर। अब ये 22 आपका सैंपल है, क्योंकि इसके पहले कहीं पर ये नहीं लिखा गया कि कितने स्टोर हैं, यानी ये बात थी किसके, पॉपुलेशन के लिए। तो ये आपका कैपिटल म्यू नॉट बन गया, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट हम लेते हैं, तो ये बन गया म्यू नॉट, ओके। एडवर्टाइज करने का फ़ायदा या तो होगा या तो नहीं होगा। फ़ायदा ना होने का मतलब उसकी सेल जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। तो आप लोग के मन में ये कभी नहीं आना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग कराने के बाद सेल घट गई, क्योंकि
सेल जितनी पहले हो रही थी उतनी अब भी होगी, एडवर्टाइज कराने का जो फ़र्क पड़ना चाहिए वो पॉजिटिव पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारी जो H0 बनेगी उसमें हम मानेंगे कि हाँ सेल उतनी ही थी जितनी पहले थी, यानी एडवर्टाइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर एडवर्टाइज का इफेक्ट पड़ा, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट हम कब मानेंगे, जब नो इफेक्ट। लेकिन अगर एडवर्टाइज का इफेक्ट पड़ा तो सेल क्या होगी, इंक्रीज करेगी, यानी ये वाला जो म्यू है वो पुराने वाले से बढ़ जाएगा, यानी एवरेज बढ़ जाएगा। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं? यस सर। यानी यहाँ पर नॉट इक्वल टू ना लेके हम लोग राइट टेल लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपकी H1 में क्या लिखा है, म्यू इस वाली वैल्यू से बढ़ गया है, जबकि H0 में इक्वल टू। H0 को हम हमेशा नल लेकर चलते हैं, यानी हमारा एटीट्यूड किसी की तरफदारी नहीं करता, ये कहता है हाँ ठीक है जितनी थी उतनी रहेगी, और H1 में मान लिया नहीं बढ़ जाएगी। तो अब अगर H0 रिजेक्ट होगी तो H1 एक्सेप्ट, इसका मतलब एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुल रहा। यही टेस्ट करना है, वॉज द एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुल। चलिए देखते हैं वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको जो डेटा दिया है बस उसी पर रहिए। सबसे पहले आप एक्स बार ढूंढिए कहाँ है, तो 22 स्टोर, ये तो आपको n मिल गया। फॉर अ टिपिकल वीक इंक्रीज टू 153.7, टिपिकल वीक मतलब जिस सप्ताह सबसे कम सेल रही हो वो वाला सप्ताह लिया गया है सैंपल के फॉर्म में। 22 स्टोर का जो एवरेज आया वो टिपिकल वीक में भी इंक्रीज होकर कितना आया, 153.7, यानी ये आपका 22 स्टोर का एवरेज है। एक्स बार 22 मतलब सैंपल, स्मॉल एक्स बार मतलब सैंपल मीन। एंड सोड स्टैंडर्ड डेविएशन 17.2, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आई, 17.2। तो आपको सारा डेटा तो मिल गया, एन आ गया 22, एस मिल गया 17.2, स्टैंडर्ड था तो इसलिए हमने एस लिखा है, यहाँ पर स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स बार की वैल्यू 153, म्यू की वैल्यू 146.3, सारी वैल्यूज पुट, टी कैलकुलेट हो गया, आई वैल्यू 9.03। वैल्यू आने के बाद हम इसको टेबलेटेड से कंपेयर करेंगे, तो टेबलेटेड की वैल्यू कितनी आई, 1.72 सिंगल टेल टेस्ट की। अब ये जो टेबलेटेड की वैल्यू आई है ये इससे बहुत कम है, इसका मतलब साफ है कि H0 को हम कंफर्म रिजेक्ट कर देंगे। एक तो ये होता है कि कैलकुलेटेड 9.03 आई और टेबलेटेड आ गई 8, इसका मतलब कैलकुलेटेड है ज़्यादा लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन अगर ये 9.03 आए और ये 1 आ जाए, इसका मतलब कैलकुलेटेड बहुत ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि हाईली सिग्निफिकेंट है, यानी जो हमारा एवरेज है वो हाईली सिग्निफिकेंट है, यानी इतना ज़्यादा है कि हम कंफर्म ये बात कह देंगे कि एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट पड़ा है। ओके, तो सभी को सिंगल मीन की टेस्टिंग समझ में आई। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें सिंगल मीन की टेस्टिंग करनी होगी। हाँ सर, अगर 9.03 को कंपेयर कर रहे थे 8 से, तो रिजेक्ट करते कि नहीं H0? ये आपकी टी की कौन सी वैल्यू है, कैलकुलेटेड, और ये कौन सी टेबलेटेड। तो कैलकुलेटेड क्या हो गई, टेबलेटेड से ज़्यादा, यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे। अगर 8 से कंपेयर करेंगे तो भी रिजेक्ट ही करेंगे, लेकिन तब कहेंगे कि वैल्यू सिग्निफिकेंट है, नॉट हाईली सिग्निफिकेंट। ओके ओके सर। हाँ, रिजेक्ट तब भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईली सिग्निफिकेंट आपको लैंग्वेज में ये देखिए लिखा मिलेगा, इट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट हैंस वी रिजेक्ट, यानी कन्फर्म है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होनी ही होनी है। एंड कंक्लूड दैट एडवर्टाइजिंग कैंपेन वाज डेफिनेटली सक्सेसफुल इन प्रोमोटिंग सेल्स, यानी सेल को बढ़ाने में एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट कंफर्म पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, रैंडम सैंपल ऑफ 10 बॉयज़ हैड द फॉलोइंग IQs। IQs मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है जो कि बताता है कि दिमाग कितना तेज है, जनरल नॉलेज पर बेस्ड होता है। इसका 10 बच्चों का स्कोर इतना आया। अब ये 10 बच्चों का स्कोर मतलब ये 10 हमारे सैंपल बन गए और ये x1 x2 x10 बन गए। हम यहाँ से इनका मीन भी निकाल सकते हैं। आगे लिखा है डू दिस डेटा सपोर्ट द एजम्पशन ऑफ पॉपुलेशन मीन। अब यहाँ पे देखो पॉपुलेशन मीन आ गया, ये बन गया म्यू नॉट। क्या ये डेटा इस बात का सपोर्ट करता है कि जो पॉपुलेशन से ये सैंपल लिया गया होगा उस पॉपुलेशन का औसत IQ, एवरेज IQ इतना रहा होगा। ओके समझ गए। फाइंड अ रीजनेबल रेंज इन विच मोस्ट ऑफ देम IQ वैल्यूज ऑफ सैंपल 10 बॉयज लाई। ये जो रीजनेबल रेंज वाला ये है इंटरवल एस्टिमेशन, इसको आप हटा के चलिए अभी, ठीक है। बाकी हमको ये चेक करना है कि क्या पॉपुलेशन का IQ
100 है तो हमारी H0 क्या बन गई, ये बन गई H0। H1 क्या बनेगी, अब IQ 100 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम इसको 1 टेल्ड लें। H1 क्या हो गई, 2 टेल्ड। बाकी हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वही। अब ये x बार ये s आप इस सैंपल से कैलकुलेट करके पुट करिए। क्लियर? सर बोलो। यहाँ पर टी की जो फॉर्मूला है सर उसमें इतना मतलब थोड़ा सा चेंज है सर, यहाँ पर डिवाइडेड बाय n है सर, इससे पहले वाले में डिवाइडेड बाय n-1 था, तो सर ये कैसे होगा? एग्जाम में आप चाहे n रखिए चाहे n-1 रखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग n वाला फार्मूला अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि n और n-1 इतना कम डिफरेंस है कि इससे जो t की कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो स्लाइटली चेंज होगी, यानी रिजेक्ट हो रही होगी n में तो इसमें भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो फॉर्मूले को लेना डिपेंड करता है कि हमने सिग्मा स्क्वायर का अनबायस एस्टिमेटर एज अ लिया है या फिर नॉट अनबायस लिया है। तो आपको पता है ये बात कि अगर हम 1/n समेसन करते थे तो बायस्ड आता था, जब 1/n-1 करते थे तो अनबायस्ड आता था। क्लियर? तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा लिया जा रहा है। तो आप लोग चाहो ये ले लो चाहे ये ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ओके सर हाँ ठीक, बोलो अनिकेत। सर इसमें जो वैल्यू हम लोग टैबुलेटेड वाली देखेंगे टी की, हाँ वो वैल्यू 2 टेल्ड देखेंगे ना? 2 और टेल्ड, पिछले वाले में 1 टेल्ड। बिल्कुल 1 टेल्ड। ओके सर। चलिए, नॉट इक्वल टू है तो 2 टेल्ड ही देखेंगे, ठीक है। तो ये था। और सर जो टेबल मिलेगी हम लोगों को उसमें दोनों वैल्यूज होंगी? बिल्कुल दोनों होंगी। हाँ ठीक सर, ठीक। आपको टेबल की पूरी एक बुक मिलेगी, उसमें बहुत सारी वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। नहीं तो 2 टेल्ड से 1 टेल्ड बनाना मैंने सिखाया भी था तुम लोगों को, अब वो आज का बताने का विषय नहीं है, ठीक है। इसके और भी क्वेश्चन है, ये आप लोग करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि 10 बच्चों का हाइट का एवरेज लिया गया और ये कहा जा रहा है कि एवरेज हाइट जो है बच्चों की वो ग्रेटर देन 64 इंच है। ग्रेटर देन 64 का मतलब इसकी टेस्टिंग करनी है तो H0 में हम मानेंगे इक्वल टू 64 है, H1 में मानेंगे ग्रेटर देन 64, क्योंकि ग्रेटर देन को हम H0 में नहीं ले सकते। H0 को हम हमेशा कैसा रखते हैं, इक्वल। H0 के इक्वल रखने का मेन रीज़न ये होता है ताकि हम इस वैल्यू को यूज कर पाएँ अपनी टेस्टिंग हाइपोथेसिस में, फॉर्मूले में। ओके ठीक है, इसको भी तुम लोग देख लेना। अब हम टी में आगे की तरफ बढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू मीन्स की तरफ। तो अभी क्लास थोड़ा सा लंबी चल सकती है, तुम लोग रेडी रहना क्योंकि डिज़ाइन का भी मुझे करवाना है। तो सबसे पहले तुम लोगों को इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस का फार्मूला याद होना चाहिए क्या होता है, और इस फार्मूले में जो सिंबल्स आए हैं उनको भी आपको याद रखना है। तो ये है इक्वालिटी ऑफ मीन का फार्मूला। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी आपको फोकस करना है। ऊपर टी की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, जो सिंगल मीन था उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी n-1। यहाँ पर दिख रहा है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, n1 + n2 - 2। चलिए फार्मूला देखते हैं, x बार माइनस वाई बार। ये s अगर अंदर लिखेंगे तो रूट में रहेगा, बाहर लिखेंगे तो विदाउट रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, बाहर रहेंगे तो विदाउट स्क्वायर रहेगा। और ये 1/n1 n2 साइज ऑफ सैंपल हैं फर्स्ट एंड सेकंड। अगर ये n1 n2 सेम हो जाएंगे तो यहाँ पर 2/n भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, जनरल फार्मूला याद रखना, सेम होंगे तो वहाँ सेम रख के कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं इसका हम लोग, एक कैसे इसके सवाल आते हैं और कैसे हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन आपको लिखा सबको, ये है इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लिखा है बिलो आर गिवन द गेन इन वेट इन एलबीएस। एलबीएस क्या होता है सबको पता है, ये वेट की यूनिट होती है, इसको हम लोग पाउंड बोलते हैं। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं कोई बता सकता है? 1 पाउंड में होते हैं 453 ग्राम, ठीक है। तो जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनका वेट पाउंड में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कहते हैं कि जब स्वस्थ बच्चा होता है तो उसका वजन 2 किलो से 3 किलो के बीच में होना चाहिए। तो वो लोग कैसे करते हैं, 2 किलो का मतलब 4 पॉइंट समथिंग पाउंड हो गए, तो कहते हैं 5 पाउंड का बच्चा होना चाहिए, इस तरीके से बोलते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिए, मैंने 35 लिखा, बोला 53 है, इसको करेक्ट कर लेना, 53 होता है, ठीक है, 453 ग्राम। यहाँ पर क्या हो रहा है, बिलो आर गिवन द वे गेन इन वेट इन LB ऑफ पिग्स फेड ऑन 2 डाइट्स A and B।
यानी दो तरह का खाना पिग्स को दिया गया और उनके वेट में जो गेन हुआ वो यहाँ पर है। जैसे कि डाइट ए लेने पर पहले वाले पिग का 25 पाउंड बढ़ गया, इसका 32 पाउंड, इसका 30, इस तरीके से इसका गेन हो गया। दूसरे वाला डाइट यानी जिन जिन को डाइट बी दी गई उनका ये वाला वेट गेन हुआ। अब आपको टेस्टिंग क्या करनी है, क्या ये दोनों डाइट एक दूसरे से अलग अलग हैं या सेम हैं। तो सेम होने के केस में क्या होगा, इन सैंपल्स का जो मीन होगा वो बराबर आएगा। सैंपल मतलब टेस्टिंग जो होती है वो सैंपल के आधार पर होती है, लेकिन होती किसकी है, पॉपुलेशन की। तो ये तो वो डेटा है जो सैंपल लेने पर आया। इसमें मान लो हमने 10 लोगों को ले लिया, इसमें 15 लोगों को ले लिया, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया। लेकिन इस सैंपल के आधार पर हम जजमेंट किसके बारे में देते हैं, पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन में हम पहले मानेंगे कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू डाइट्स, यानी कि पॉपुलेशन का जो एवरेज वेट गेन होगा वो दोनों का सेम होगा। और H1 में क्या करेंगे, मान लेंगे नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू हम इसलिए मान रहे हैं, डाइट ए का भी वेट गेन ज़्यादा हो सकता है या डाइट बी का ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए हम लोग नॉट इक्वल टू लेकर चल रहे हैं। ठीक है, टू टेल टेस्ट। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या थी हमारी, एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट एस स्क्वायर 1/n1 प्लस 1/n2, ये पूरा कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, डाइट ए का मीन कैलकुलेट कर लेना, एक्स बार बन जाएगा, डाइट बी का वाई बार बन जाएगा। एस कैसे आएगा, तो एस के लिए तुम लोग फिर ध्यान देना, इसको कहते हैं पूल्ड वेरिएंस ऑफ दीज टू डेटा। पूल्ड वेरिएंस कैसे आता है, सबसे पहले आप डाइट ए में निकालो समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, फिर डाइट बी में भी निकालो समेसन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर। इसकी वैल्यू को हमने वाई आई माना, इसकी एक्स आई माना। जब ये दोनों आएंगे तो दोनों को जोड़ देना और डिवाइड किससे करोगे, अगर एक होता तो n1 माइनस 1 से करते, दूसरा होता तो n2 माइनस 1 से करते। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे n1 प्लस n2 माइनस 2 से, ये आएगा एस स्क्वायर यहाँ वाला। तो एस स्क्वायर आ गया, n1 n2 दिया है, एक्स बार वाई बार कैलकुलेट हो गया, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी आ गई। टेबलेटेड आप टेबल से निकालेंगे और आपका ये हो जाएगा। बस आपको टी टेस्ट का ये फार्मूला याद रखना और पूल्ड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट हुआ ये याद रखना, ठीक है। पूल्ड वेरिएंस को कैलकुलेट करने में भी एक सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लिया गया, वो भी हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन आपको घर में देखना है, ये डाइट ए डाइट बी सारी कैलकुलेशन, टी की वैल्यू और एस स्क्वायर यहाँ कैलकुलेट किया गया, दिख रहा है आपको। फिर टी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, टी की वैल्यू आई है -0.609। आपको बता दें कि जब भी हम टी टेस्ट करते हैं तो कंपेयर करने के लिए हम टी की कौन सी वैल्यू लेते हैं, मॉड वैल्यू। यानी अगर हम सिंगल मीन की भी टेस्टिंग करते हैं ना तो हम ये लिखते हैं एक्स बार माइनस म्यू नॉट एस अंडर रूट एस बाई एन, ये लिखते हैं। यानी निगेटिव आएगी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट खुद कर लेना, ठीक है। मॉड वैल्यू हमेशा लेते हैं, प्लस आती तो हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। लिखा नहीं, सिंस कैलकुलेटेड मॉड टी यानी इसकी मॉड वैल्यू इज लेस देन टेबलेटेड 2.06, एच नॉट में बी एक्सेप्टेड। एच नॉट के एक्सेप्ट होने का क्या मतलब हुआ कि सैंपल जो लिए गए थे उनमें भले ही वेट में डिफरेंस दिख रहा हो, लेकिन पॉपुलेशन का जो वेट गेन है वो डाइट ए और डाइट बी से सेम आ रहा है, यानी देयर इज़ नो चेंज इन द पॉपुलेशन, क्योंकि सैंपल पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो अगर इनके हिस्से में डिफरेंस इतना ज़्यादा हो कि हम ये मानने पर मजबूर हो जाएं कि पॉपुलेशन में भी डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो हम टेस्टिंग के थ्रू इसको क्या कर देते हैं, एरर मानते हुए इग्नोर करते हैं और कहते हैं नहीं, पॉपुलेशन के मीन आपस में बराबर हैं। तो तुम लोग टेस्टिंग का थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी समझ रहे होगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में आपको सीधे डेटा दे दिया गया है, क्या कहा जा रहा है करने के लिए, सैंपल ऑफ 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स वर टेस्टेड फॉर लेंथ ऑफ लाइफ, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड। बल्ब का 2 बल्ब का सैंपल लिया गया है अलग अलग टाइप के और उनका डेटा हमें नीचे दिया हुआ है। क्या क्या डेटा है देखिए, पहले में 8 सैंपल है, दूसरे में 7 है। पहले का मीन आया है इतने घंटे और दूसरे का मीन आया है इतने घंटे। इसका S1 इतना आया है और इसका S2 इतना आया है। यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आपको आएगी वो आएगी पूल्ड वेरिएंस कैलकुलेट करने में। तो देखिए पूल्ड वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट करना बताते हैं। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 1/n1 प्लस n2 माइनस 2, और यहाँ पर क्या लिखते हैं समेसन xi माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब हम एक ही से बताएंगे, दूसरा वाला आप लोग समझ जाना, ठीक है।
यहाँ पर क्या दिया हुआ S1, अगर हम S1 स्क्वायर का फार्मूला लिखें तो दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो N1 माइनस 1 लिख सकते हैं xi माइनस एक्स वाई स्क्वायर, या तो यहाँ पर हम N1 लिख सकते हैं। आप एग्जाम में कोई सा भी लिख लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलो मान लो हमने N1 वाला लिख लिया, N1 वाला लिखा तो हमको पूल्ड वेरिएंस में इसकी वैल्यू चाहिए थी और हमें दिया ये था, तो हमने 36 का यहाँ पर स्क्वायर किया और N1 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी कि नहीं। यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, N1 S1 स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, N2 S2 स्क्वायर। अब सारा डेटा आपको दिया है, आप आसानी से पूल्ड वेरिएंस निकाल सकते हैं। ओके यस सर। चलो ठीक है, देखिए इन्होंने कौन सा लिया है, देखो इन्होंने N1 वाला लिया, ठीक है। अब अगर कोई N1 माइनस 1 वाला ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है टेस्टिंग पे, बस एस्टिमेटर बायस्ड या अनबायस्ड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, इसमें देखो क्या है, द हाइट ऑफ 6 रैंडमली चूजन सेलर्स आर इन इंचेस। सेलर्स यानी नाविक की जो कि 6 रैंडमली सिलेक्ट किए गए, इनकी हाइट इंच में दी हुई है। दोज ऑफ 10 रैंडमली चूजन सोल्जर्स आर दीज, और 10 सोल्जर जो कि रैंडमली चूज किए गए हैं ये उनकी हाइट है इंच में। डिस्कस द लाइट दैट दीज डेटा थ्रो ऑन द सजेशन दैट सेलर्स आर ऑन द एवरेज टॉलर देन सोल्जर्स। कह रहे हैं कि इस डेटा को देखते हुए, यानी इस डेटा को प्रकाशित करते हुए, कहते हैं प्रकाश डालते हुए, लाइट, द लाइट दैट दीज डेटा थ्रो, यानी जो ये डेटा है इसको देखते हुए अगर हम अपना आउटपुट दें तो क्या ये आउटपुट देंगे, सेलर्स आर ऑन द एवरेज टॉलर देन सोल्जर्स। तो मान लो सेलर को हम x मान लेते हैं, सोल्जर्स को y मान लेते हैं, तो सेलर की पॉपुलेशन का मीन म्यू x और सोल्जर्स का म्यू y। ये जो दिया है सैंपल है, और हमको जो टेस्टिंग करनी है वो पॉपुलेशन के बारे में करनी है। तो H0 हमारी किसी की तरफ नहीं होती है, नल एटीट्यूड होता है जो दोनों तरफ हो, तो मान लेंगे दोनों की हाइट सेम है। अब H0 के बाद H1 क्या बनाएंगे, जो ये कह रहा है, ये कह रहा है सेलर्स आर ऑन द एवरेज टॉलर, तो सेलर्स को ये टॉलर कह रहा है, तो हम भी यहाँ पर H1 में टॉलर ले लेंगे, यानी H1 हमारी वन टेल्ड हो गई। तो क्लियर सबको। अगर H0 एक्सेप्ट हुई तो कहेंगे नहीं कोई डिफरेंस नहीं है, और अगर H0 रिजेक्ट हुई तो कौन एक्सेप्ट होगा, H1, और H1 एक्सेप्ट हुई तो हम इस बात का सपोर्ट करेंगे कि सेलर्स जो है वो सोल्जर्स से ज़्यादा लंबे हैं ऑन एवरेज इन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज सैंपल्स। ओके यस सर। बाकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप लगा लेंगे, 2 सैंपल हैं, पूल्ड वेरिएंस दोनों के मीन कैलकुलेट करके करना है। अब आते हैं पेयर टी टेस्ट पे। पेयर टी टेस्ट और अभी जो टेस्ट हम कर रहे थे इक्वलिटी ऑफ मीन का, दरअसल ये दोनों सेम है, दोनों में अंतर क्या है बस ये आपको समझना है। देखिए जो अभी टेस्ट हम कर रहे थे इसमें क्या था, जो सैंपल हम ले रहे थे ये दोनों अलग अलग थे, ये अलग 8 लोग थे जो कि नाविक थे, सेलर्स थे, और ये अलग 10 लोग थे जो कि सोल्जर्स थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने 10 पेशेंट लिए और 10 पेशेंट का बीपी नोट कर लिया, फिर हमने इनको एक मेडिसिन दे दी और हमने इन्हीं पेशेंट का बीपी फिर से नोट कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेयर बन रहा है डेटा का। ये पहला जो था इसका पहला एक पेयर बन गया, दूसरे का दूसरे से पेयर बन गया। तो जब पेयरिंग वाला होता है यानी सेम डेटा पर 2 बार डेटा लिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डी बार डिवाइडेड बाई एस अपॉन रूट एन, जहाँ पर एन क्या होता है, ये कितने लोग हैं, कितना डेटा है, इसमें दोनों हमेशा बराबर रहेंगे क्योंकि पेयरिंग हो रही है। डी बार क्या होता है, डी बार होता है इनके और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, एक्स आई एन वाई आई, तो पहले का बीपी का डिफरेंस, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सबका डिफरेंस। सबका डिफरेंस जब मिला तो बना डी आई, और जब हमने डी आई को जोड़कर एवरेज ले लिया तो क्या बन गया, डी बार। समझ गए सब लोग। तो इसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आसान है, फोकस आपको करना है इसकी उस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है ये बात ध्यान में रखनी है। हाँ पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अ सर्टेन स्टिमुलस एडमिनिस्ट्रेटेड टू ईच ऑफ द 12 पेशेंट, यानी 12 पेशेंट पर एक तरह की दवाई लगाई गई, रिजल्टेंट इन द फॉलोइंग इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, और इनके ब्लड प्रेशर में ये इंक्रीमेंट दिखाई दिया। आपको सीधे इंक्रीमेंट दे दिया है,
इंक्रीमेंट अगर प्लस में है तो वो इंक्रीमेंट है, अगर इंक्रीमेंट माइनस में है तो डिक्रीमेंट है। यानी ये मत कह लेना इंक्रीमेंट मतलब सबका बढ़ा है, नहीं, इनका घटा भी है। ओके, तो ये आपकी डी की वैल्यूज़ डायरेक्टली दे दी गई हैं। तो डी डायरेक्ट दिया तो आप बस डी बार निकालिए। और एस कैसे निकालोगे, तो डी का जब डी बार निकलेगा तो हम इसको स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे और 1/n से डिवाइड करेंगे तो हमारा एस स्क्वायर निकल जाएगा। समझ गए सब लोग, मतलब बस एक्स आई की जगह डी आई आ जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं जल्दी से। इसमें करना क्या था, कैन इट बी कंक्लूडेड दैट स्टिमुलस विल इन जनरल बी अकम्पेन्ड बाई एन इंक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर। क्या हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि ये दवा देने की वजह से इनके ब्लड प्रेशर में इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमारी H0 में क्या है, नल एटीट्यूड, मतलब देयर इज़ नो चेंज इन ब्लड प्रेशर, पहले की पॉपुलेशन में और बाद की पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं। अब ये करें दवा की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो दवा के बाद वाली जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, बड़ी होगी। यानी ये दवा देने के बाद वाला बीपी था और ये दवा देने के पहले वाला। तो जो इनकी बात है इसको टेस्ट करने के लिए हमको ये हाइपोथेसिस लेनी पड़ेगी। आपको दिख रही है हाइपोथेसिस यहाँ पर, ये कौन सी टेल्ड हो गई, लेफ्ट टेल्ड हो गई। अभी तक सारी राइट टेल्ड चल रही थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मॉड वैल्यू लेते हैं तो आप राइट टेल्ड की वैल्यू से ही इसको कंपेयर करोगे। आगे देख लो, डी है, डी स्क्वायर है और एस स्क्वायर को कैलकुलेट करने का इन्होंने अनदर फॉर्म यूज किया है। तो ये फॉर्म तो तुम लोग जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये डी बार स्क्वायर है एक तरह से। सारी कैलकुलेशन हो गई, आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू और फिर हमारा रिजल्ट। एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा करवाया गया है ना जिसमें पेयर्ड और नॉन पेयर्ड के दोनों के सवाल लगवाए गए हैं, तो उसको भी हम करवाएंगे, वो पूरा कवर करेगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है जिसमें हमको ये कहा जाता है, मीन और वेरिएंस दोनों की टेस्टिंग करवाने के बाद कहा जाता है कि बताइए जो सैंपल आए हैं वो सेम पॉपुलेशन से आए या अलग अलग। तो उसको भी आपको हम आज ही करवाएंगे, ठीक है। चलिए इस वाले को देखते हैं। इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर टू टाइप्स ऑफ पिग फूड्स ए एंड बी, द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ द इंक्रीज इन वेट्स वर ऑब्जर्व्ड इन पिग्स। तो ये फूड ए है, ये दिया गया, और फूड बी, और अब की बार फिर इंक्रीमेंट दिया गया है। टोटल यहाँ पर 407 पिग लिए गए थे, यहाँ पर कितने लिए गए, 430। अब इसके ऑप्शन को जरा पढ़िए। पहला क्या है, एज्यूमिंग दैट द टू सैंपल्स ऑफ पिग्स आर इंडिपेंडेंट कैन वी कंक्लूड द फूड बी इज बेटर देन फूड ए। जब ये इंडिपेंडेंट कह रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये अलग पॉपुलेशन है और ये अलग पॉपुलेशन है। दूसरे पे आओ, लिखा आल्सो एग्जामिन द केस व्हेन द सेम सेट ऑफ 8 पिग्स वर यूज्ड बोथ द फूड्स। यानी ये जो 8 लिए गए हैं पिग, ये सेम थे, ये अलग अलग नहीं थे, और इनके वेट का ये हमको गेन दिया हुआ है। ये एक्चुअल में वेट गेन का टोटल था, मैंने इसको सैंपल साइज बोला था, ये वेट गेन का टोटल है, ठीक है। तो अगर ये 8 इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से हैं, यानी अलग अलग हैं, ये वाले 8 अलग पॉपुलेशन से, ये अलग से हैं, तब हम लगाएंगे म्यू एक्स इक्वल टू म्यू वाई। और सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेम सेट ऑफ 8 पिग्स, यानी ये वही 8 थे, वर यूज्ड बोथ द फूड्स, जिनमें दोनों दिए गए, तो ये गेन हुआ। तो उस गेन में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा डी आई और ये बन जाएगा डी आई दोनों के लिए, क्योंकि ये गेन है ना, गेन का मतलब पहले और बाद का डिफरेंस। तो फूड ए की टेस्टिंग अलग होगी, फूड बी की अलग होगी। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, और थोड़ा सा बड़ा है तो सिंगल आ सकता है, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट में तो ये नहीं आना चाहिए। देखिए क्या है, इफ़ द इंक्रीज इन वेट ड्यू टू फूड ए बी डिनोटेड बाई एक्स एंड वाई, ये पहला केस चल रहा है। तो H0 में हमने क्या मान लिया कि पॉपुलेशन में जो वेट गेन है वो इक्वल है, सेम है। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इंक्रीज इन वेट ड्यू टू डाइट ए एंड बी। अल्टरनेटिव में क्या मान लेंगे, म्यू एक्स इज लेस देन म्यू वाई। ये क्यों माना, जरा पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा था, कैन वी कंक्लूड दैट फूड बी इज़ बेटर देन फूड ए। तो फूड बी बेटर कब होगा, जब उसका वेट गेन ज़्यादा होगा, तो इसीलिए बाद वाले को ग्रेटर किया है, ठीक है। ओके, अब कैलकुलेशन पे आते हैं। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, n1 + n2 - 2 करेंगे, जहाँ n1 n2 की संख्या 8 और 8 है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस देखिए इसमें कैसे किए हैं। इसमें फूड ए और बी को एक साथ टेस्ट कर लेंगे हम लोग। सेकंड केस देखिए, इफ़ द सेम सेट ऑफ पिक्स इज यूज्ड इन बोथ द केसेस देन द रीडिंग्स एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड होंगी, सेम सेट हैं, बट दे आर पेयर्ड टुगेदर एंड वी अप्लाई द पेयर टी टेस्ट फॉर टेस्टिंग H0। तो इस सिचुएशन में करेंगे क्या, हम इनका डिफरेंस लेकर सीधे डी आई निकाल लेंगे।
एक्स और वाई बराबर हैं कि नहीं इसका टेस्टिंग करने के लिए हम सीधे डी आई निकाल लेंगे, फिर वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे और आगे रिजल्ट जो आएगा कैलकुलेटेड टेबलेटेड का वो आप देख लेना, ठीक है। एक जो एफ टेस्ट का है, अब हम एफ टेस्ट पे आते हैं, लेकिन अभी आर वाला बचा है। अभी हम पहले करवाएंगे आपको टी टेस्ट का, जिसमें कोरिलेशन की टेस्टिंग होती है वो। अभी तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो बोल सकते हैं आप। आर वाला देख लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्वेश्चन बहुत छोटा है और आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो पहले हम इसका आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर हम इसको बताते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, मान लो यहाँ पर 1000 लोग हैं, यहाँ से हमने 25 लोगों का एक सैंपल ले लिया। अच्छा, ये जो पॉपुलेशन है इनका जो डेटा लिया गया था वो 2 वैल्यूज़ पे था, एक एक्स पे एक वाई पे। तो ये जो 25 लोग हैं इनका एक्स और वाई पर डेटा होगा। हम क्या करेंगे, इस वाई एक्स के बीच में कोरिलेशन निकालेंगे। तो सैंपल का जो कोरिलेशन आया वो हमने यहाँ पर लिख लिया, मान लो 0.25 आ गया। अब हम सैंपल के इस कोरिलेशन को देखते हुए इस बात की टेस्टिंग करेंगे कि क्या पॉपुलेशन में कोरिलेशन है, यानी हमारी एच नॉट यहाँ पर क्या हो गई, रो इज इक्वल टू 0, यानी सिंपल वाली में हम नल वाली में मान के चलेंगे देयर इज़ नो कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन, और H1 में क्या मान के चलेंगे, नॉट इक्वल टू 0, यानी कोरिलेशन है। कैसा है इसकी बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर जाएगा, नेगेटिव होगा तो लेस जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं, बस हम कोरिलेशन के प्रेजेंट होने की बात करते हैं कि पॉपुलेशन में कोरिलेशन प्रेजेंट है या नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। A random sample of 27 pairs of observations from a normal population gave a correlation is 0.6। 27 का सैंपल इतना कोरिलेशन दे रहा है सैंपल में। इज दिस सिग्निफिकेंट ऑफ कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन, क्या ये इस बात के लिए पर्याप्त है कि हम मान लें पॉपुलेशन में कोरिलेशन है? तो एच नॉट क्या लेंगे, नहीं, नो कोरिलेशन। ऑब्जर्व्ड सैंपल कोरिलेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी ये जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आया है ये इतना नहीं है कि हम मान लें कि पॉपुलेशन में कोरिलेशन है, नॉट सिग्निफिकेंट कह दिया। दूसरा H1 क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू हो जाएगी, वो यहाँ लिखी नहीं गई है क्योंकि वो कॉमन होती है। अब आपको मेन फोकस करना है इस फार्मूले पर, क्योंकि यही मेन है। अगर ये आपका गलत हुआ सब गलत। क्या है फार्मूला, R √n-2 और 1 - r²। फोकस करना है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, n-2। अच्छा, ऊपर आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया, जब हम पेयर्ड वाला और इंडिपेंडेंट वाला साथ साथ कर रहे थे तो दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्या डिफरेंस आया था, किसी ने ध्यान दिया? जब हमने इंडिपेंडेंट लगाया था तो क्या कहा था, n1 + n2/2 ले लो, और जब पेयर्ड लगाते हैं तो क्या कहते हैं, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी चाहिए? अच्छा, कोई बताया मुझे पेयर्ड की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? मान लो n ऑब्जर्वेशन है पेयर्ड में, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे? n-1 लेंगे, ठीक है। तो वो जो 8 था ना वो ऐसे नहीं करेंगे, 8 + 8 - 2 यानी कि 16 - 2 यानी कि 14, सीधे 8 - 1 यानी कि 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो दोनों में ये फ़र्क है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर चेंज रहेगी। ऊपर वाले में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, ये देखिए 14, जबकि नीचे वाले में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 7। तो पेयर्ड वाले की डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होती है, इस बात पे फोकस करना है। कोरिलेशन वाला जो अभी आप कर रहे हैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, कितनी होती बताओ, n-2। इस पे भी फोकस, हाँ ये गलत मत करना, ठीक है तुम लोग। तो चलिए, हमारा जो टी का इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो 3.75 आ गई, टेबलेटेड 2.06 आ गई, कैलकुलेटेड बड़ी हो गई, इसलिए H नॉट क्या हो गई, रिजेक्ट। और अब हम कहेंगे कि सैंपल में आया हुआ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है और वो इस बात के लिए पर्याप्त है कि पॉपुलेशन में भी कोरिलेशन है। एक क्वेश्चन इसका और दिया हुआ है, इसको भी तुम लोग देख लेना घर पे, बस आपका टी टेस्ट में इन चारों के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं हम एफ टेस्ट की तरफ। एफ टेस्ट पढ़ने के साथ आपके 2 मेन एप्लीकेशन हैं जो एफ के आपको तैयार करने हैं। पहला, पॉपुलेशन के वेरिएंस की टेस्टिंग, दूसरा सेम पॉपुलेशन से डेटा आया है कि नहीं, इसमें आपको एफ़ के साथ साथ टी भी लगाना पड़ेगा। तो जो एफ़ के साथ साथ टी लगाना पड़ता है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम एफ़ के एप्लीकेशन पे आते हैं और सबसे पहले देखते हैं इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस की टेस्टिंग कैसे होगी।
पहला क्वेश्चन 14.22 क्या लिखा है, 2 रैंडम सैम्पल्स गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। सैम्पल 1 में 10 साइज़ का सैम्पल है और सैम्पल मीन 15 है। सैम्पल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है समेसन xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये वैल्यू है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। यहाँ करना क्या है, लिखा है सैम्पल कम फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। तो इसको करवाने के पहले हम आपको इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस करवा दिया। इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस इसमें हो जाएगा वैसे, लेकिन देख लो एक क्वेश्चन पहले, ये ऊपर है H0 में लिखा है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई स्क्वायर। इसका क्वेश्चन क्या है ये देख लो, चलो ये क्वेश्चन है देखो 14.20 लिखा है पंपकिन्स वर ग्रोन अंडर 2 एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। 2 तरह की परिस्थितियों में पंपकिन को बोया गया है। द रैंडम सैंपल्स ऑफ 11 एंड 9 पंपकिन्स सो द सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ देयर वेट एज 0.8 एंड 0.5। यानी आपको S1 जो सैंपल था 11 का, उसका S1 0.8 दिया गया है और S2 0.5 दिया गया है। एज्यूमिंग दैट द वेट डिस्ट्रीब्यूशंस आर नॉर्मल, ये मानते हुए कि पंपकिन का वेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द ट्रू वेरिएंसेस आर इक्वल। ट्रू वेरिएंसेस का मतलब पॉपुलेशन का वेरिएंस, क्योंकि ये तो सैंपल का ठहरा। तो ट्रू वेरिएंसेस इक्वल है, इसके लिए हम H0 क्या लेंगे, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, या XY भी लिख सकते हो। और आगे हमको ये कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया कि कौन अच्छा है या कौन खराब, वो है कम है या ज़्यादा है, तो हम H1 में 2 टेल्ड ले लेंगे। आगे लिखा है अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट दे आर नॉट, ये है दे आर नॉट यानी वो इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू हो गया। अब 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेकर चलना है और आपको कैलकुलेट करना है। तो सीधा इसमें आपको क्या करना है, f की वैल्यू निकालनी है। f की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, sx स्क्वायर अपॉन sy स्क्वायर, और ये फॉलो क्या करता है, f डिस्ट्रीब्यूशन विद n1, n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो चलिए अप्लाई करिए, n1 और n2 आपको सैंपल साइज से मिलेंगे, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर इनका स्क्वायर करने पर मिलेंगे, क्योंकि ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए sx स्क्वायर हो गया और sy स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू 1.057 आ गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो ली गई है वो n1 -1 और n2 -1 ली गई है, क्योंकि मीन अननोन होता है इस वजह से। तो एक एक कम करना है, ये आपको याद रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 -1 और n2 -1। इसके बाद ये आ गई आपकी टेबुलेटेड, कैलकुलेटेड निकली कम, तो H0 क्या हो गई, एक्सेप्ट। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। इसमें क्या है, इसमें लिखा है द रैंडम सैंपल्स गिव द फॉलोइंग डेटा, टेस्ट वेदर द सैंपल केम फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। सैंपल एक ही नॉर्मल पॉपुलेशन से आए, इस बात की टेस्टिंग करनी है। तो जब भी कोई सैंपल सेम पॉपुलेशन से आता है तो क्या क्या होना चाहिए, पहला इसका मीन बराबर होना चाहिए, दूसरा इसका वेरिएंस बराबर होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि पॉपुलेशन सेम से आया है, सैंपल सेम पॉपुलेशन से आया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये टेस्टिंग होती है T से, ये टेस्टिंग होती है F से, हम पहले किसको करें। मान लो आपने T को पहले कर लिया और बाद में F किया, तो F में क्या है, एक्सेप्ट हुई, T भी एक्सेप्ट हुई, F भी एक्सेप्ट हुई, तो आपकी बात सही कि हाँ सैंपल्स केम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। मान लो T एक्सेप्ट हो गई और F हो गई रिजेक्ट, तो F रिजेक्ट होने का मतलब कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। और जब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं तो हमारा एजम्पशन होता है कि पॉपुलेशन के वेरिएंस सेम होने चाहिए। अगर F के टेस्टिंग में ये निकला कि पॉपुलेशन का वेरिएंस सेम नहीं है, तो क्या हम इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कौन सा टेस्ट लगाना होगा, F लगाने के बाद अगर F एक्सेप्ट हो जाए तब T लगाओगे, फिर T भी एक्सेप्ट हो जाए तब कहोगे कि हाँ सैंपल जो है ये सेम पॉपुलेशन से आए हैं। समझ गए सब लोग मेरी बात को, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है और वाइवा में भी पूछा जा सकता है। देखिए क्या है इसमें, हाइपोथेसिस क्या बनी, H0 में मान लिया मीन बराबर है और H0 में ही मान लिया कि वेरिएंसेस बराबर हैं। अब सबसे पहले देखो ये क्या कर रहे हैं, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर कैलकुलेट किया, ये सब कैलकुलेशन तुम कर लोगे। F कैलकुलेट किया, F की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1018, और टेबलेटेड वैल्यू आई 2.90, तो H0 तो एक्सेप्ट हो गई F के लिए। अब F के लिए जब एक्सेप्ट हो गई
तब हम टेस्टिंग करेंगे किसकी, H0 में μ1 इक्वल टू μ2 की। आगे बढ़ते हैं, टेस्टिंग समझी गए, ये इक्वालिटी ऑफ मीन से होगी। ओके, यहाँ पर क्या आई है, जो टी की वैल्यू आई है ये आई है 2.086, टेबुलेटेड और कैलकुलेटेड आई है ये, और कैलकुलेटेड तो टेबुलेटेड से कम है, तो ये भी H0 एक्सेप्ट हो गई। जब दोनों एक्सेप्ट हो गई तो हम क्या कहेंगे, सैंपल हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन पे फोकस ज़्यादा करना। तो ये थी आपकी टेस्टिंग की कहानी। टेस्टिंग आज आपका हो गया है और 5 मिनट का ब्रेक, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का, जो प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में पहले हम आपको समरी बनाकर दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, आने के चांसेस किसके किसके हैं। ठीक है, डिज़ाइन में स्टार्टिंग हम लोग करेंगे 1 वे 2 वे CRD RBD से, और जाएंगे कहाँ तक, फैक्टोरियल तक। संभव नहीं है कि आज हम सारा बता पाए, तो जितना बताएंगे उस पर फोकस करके पहले तैयार कर लेना, फिर हम आगे की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम पकड़ते हैं किसको, 1 वे क्लासिफिकेशन को, फिर आएंगे 2 वे पर, फिर इसके बाद आता है 2 वे M ऑब्जर्वेशन पर सेल, M ऑब्जर्वेशन पर सेल, CRD देखेंगे साथ में हम लोग, CRD के बाद RBD, फिर LSD। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बनता है वो किस पे बनता है, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट पे, कैलकुलेशन वाले, जिसमें आपको येट्स से या फिर येट्स के अलावा एनोवा टेबल बनाने को दे देंगे, इफेक्ट निकालने को दे देंगे। तो हम स्टार्ट 1 वे 2 वे से करते हैं और सबके एक एक क्वेश्चन को जल्दी से देखते चलते हैं। इसमें जो मेन टिपिकल टास्क है वो ये है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर पहचानें कि उसमें लगना क्या है। कभी कभी 1 वे 2 वे में कन्फ्यूजन हो जाती है कि 1 वे लगेगा या 2 वे, तो अभी जब क्वेश्चन आपको दिखाएंगे तो पढ़ने के बाद आप लोग देखना कि कौन सा उसमें लगने वाला है। दूसरा टिपिकल टास्क ये है कि 1 वे 2 वे CRD RBD LSD फैक्टोरियल में यूज होने वाले फार्मूले हम कैसे निकालें। तो कुछ फार्मूले कॉमन हैं जिनको आप अभी ही याद कर लो बिना किसी डिज़ाइन को टच किए। जैसे कि हम लोग निकालते हैं CF को हम लोग कहते हैं करेक्शन फैक्टर, इसका फार्मूला होता है G² n। G का मतलब होता है ग्रैंड टोटल और n का मतलब होता है टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल जितने भी हों उनको काउंट कर लो, ठीक है। ग्रैंड टोटल का स्क्वायर करेंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारा CF निकल आएगा। दूसरा कॉमन कैलकुलेशन होता है RSS। कोई फार्मूला नहीं याद है तब भी आप इनको निकाल सकते हैं। समेशन करना होता है सभी वैल्यूज़ को स्क्वायर करके, YIJ² समेशन I समेशन J। अब अगर M ऑब्जर्वेशन पर सेल ले रहे हो तो यहाँ पर K और समेशन K भी लग जाएगा। तो RSS का मतलब रॉ सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि सभी ऑब्जर्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करना, ठीक है। इसके बाद TSS का फार्मूला, टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है RSS माइनस CF, ये आपको याद रखना है। इसके बाद के फार्मूले में जैसे हमने लिखा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू फैक्टर A, तो अब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अगर CRD है तो अलग आएगा, RBD है तो अलग आएगा, LSD है तो अलग आएगा, 1 वे है तो अलग, 2 वे है तो अलग। जहाँ पर CRD और 1 वे, RBD और 2 वे लगभग एक जैसा फार्मूला देते हैं, ठीक है। रही बात एनोवा टेबल की, तो उसकी प्रैक्टिस आपको देख कर करनी होगी। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। 1 वे 2 वे M CRD RBD इनकी सब की एनोवा टेबल आपको एक बार देख के जाना है, क्योंकि जब भी डिज़ाइन का क्वेश्चन आपको मिलेगा आपकी रिपोर्ट पेज के रिजल्ट में एनोवा टेबल वो मांगते हैं, और एनोवा टेबल में आपकी F स्टैटिस्टिक्स एक्सेप्ट हुई कि रिजेक्ट। अगर एक्सेप्ट हुई तो इसका कंक्लूजन क्या है, अगर रिजेक्ट हुई तो इसका कंक्लूजन क्या है। गॉट इट। बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 1 वे पर। चलिए, सबको क्वेश्चन दिखा। इसमें इन्होंने जो तरीका अपनाया है आप उस पर फोकस मत करना। इन्होंने चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल अपनाया है।
चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल आपके लिए तब अपनाना सही है जब आप पढ़ाई कर रहे थे। अगर किसी को ये पहले से नहीं पता है तो इसको मत अपनाएं। बेसिक फार्मूले पे फोकस करना, वहाँ से आपका आंसर आएगा। तुम लोगों को भले याद ना हो, बट मुझे याद है जब मैं डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने इसको बेसिक फार्मूले से एक्सेल की सीट पर करके दिखाया था कि रिज़ल्ट सेम आते हैं। यानी ये जो हम यहाँ पर करते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल, आपको अगर मैं टेबल दिखाऊं तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल की टेबल है। यानी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल का हमारे फाइनल कैलकुलेशन पे, जो सम ऑफ स्क्वायर्स निकल कर आते हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप इसको आसानी से अडॉप्ट कर ले रहे हैं तो कर लेना, नहीं कर पाएंगे तो फिर आप रिस्क मत लेना, बेसिक फार्मूले पे कंसंट्रेट करना, ठीक है। वैसे कर लोगे तो फ़ायदा रहेगा, अडॉप्ट करने में कुछ है नहीं। बस आपको चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल में क्या करना होता है, इसको छोटा बनाना होता है। तो छोटा बनाने के लिए क्या किया गया, सबके लास्ट में 0 दिख रहा था तो 10 से डिवाइड किया गया और हर वैल्यू से 1640 को घटाया गया। 1640 एक तरीके से हम कह सकते हैं एज्यूम्ड मीन। आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है, उसी को घटाइए। उससे होगा क्या, मैक्सिमम वैल्यूज़ 0 बन जाएंगी। आपको इस टेबल में दिख रहा है 2 वैल्यू यहाँ 0 बनी है, एक यहाँ बन गई है। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाती है। अगर आप कैलकुलेटर पे बार बार इतनी बड़ी वैल्यूज़ को स्क्वायर करके लिखोगे आरएसएस रॉ सम ऑफ स्क्वायर के लिए, फिर उनको जोड़ोगे तो समझ लो ना कैलकुलेशन कितनी बड़ी होने वाली है। चलिए अब हम फोकस करते हैं अपने वन वे पर कि करना क्या है हमें। क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज द लाइफ इन आवर्स ऑफ 4 बैचेज ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। 4 इलेक्ट्रिक लैम्प के अलग अलग बैच हैं और उनके जलने के घंटों को यहाँ पर दिया गया है। पहला बैच में कितना सैंपल साइज था, 1 2 3 4 5 6 7। आप ये बात जान लीजिए कि जब भी आपको सैंपल में सैंपल का साइज बराबर ना मिले तो ये किस बात का इंडिकेशन होता है, तो CRD का, ये वन वे और CRD का दोनों का इंडिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये बात गांठ मत बांध लेना, ऐसा नहीं कि बराबर हो नहीं सकते हैं। कई सिचुएशन ऐसी आती कि ये चारों बराबर भी होते हैं। तो देखना होगा कि सोर्स ऑफ वेरिएशन कितने हैं। यहाँ पर साफ साफ है एक ही सोर्स ऑफ वेरिएशन जो कि ये बैच, यानी अगर लैंप के जलने में कोई फ़र्क आएगा कम या ज़्यादा का तो वो किसकी वजह से होगा, इनकी बैचेस की वजह से होगा। कोई दूसरा सोर्स ऑफ वेरिएशन है ही नहीं, देयर इज़ वन सोर्स ऑफ वेरिएशन, सो इट इज़ एन अनोवा वन वे या CRD। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहला काम हमने आपको क्या बताया, ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करिए। तो ग्रैंड टोटल यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो सबको ऐड करके, या फिर ग्रैंड टोटल के लिए चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल लगा लो। तो चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल तुम लोग देख लो, क्योंकि एग्जाम में इसकी कैलकुलेशन इतनी बड़ी होगी कि क्या पता आपका टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल अभी जो मैंने बताया समझ तो गई होगी कि एक एज्यूम्ड मीन मेथड लेके हम लोग मान लेते हैं और उसको घटाने के बाद अगर हमको एक 0 दिखता है लास्ट में तो 10 से डिवाइड करते हैं, जो 2 0 दिखेंगे तो 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये वो डेटा है जो आफ्टर चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल आया है। अब यहाँ पे सारी कैलकुलेशन समझिए आप। देखिए सबसे पहला काम क्या किया गया, हर बैच का टोटल किया गया। बैच के टोटल को आप TI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके नोटेशंस में मत जाना, ठीक है। इनके नोटेशंस में डॉट वगैरह लगा होता है। आप इसको मान लो T1 T2 T3 और T4, ये सारे बैच के टोटल आ गए। अब अगर मान लो इनको हम टोटल कर दें तो क्या मिल जाएगा, ग्रैंड टोटल मिल जाएगा, जो कि कितना आया -7, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम क्या किया गया, यहाँ लिखा समेसन जे UIJ स्क्वायर, यानी इनको पहले स्क्वायर किया गया फिर जोड़ के ये लिखा गया। तो पहले रो का स्क्वायर का टोटल आया, दूसरे का आया, तीसरे का आया, चौथे का आया। ये सारे स्क्वायर के टोटल थे। अगर इनको टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, RSS। तो हमारा RSS कितना आ गया, समझ गया ना सब लोग, समेसन आई समेसन जे UIJ स्क्वायर। चलिए ठीक है, रॉ सम ऑफ स्क्वायर आ गया, ग्रैंड टोटल आ गया। अब फटाक से हम लोग निकाल लेते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला अभी भी मैंने बताया, RSS माइनस CF।
करेक्शन फैक्टर आ गया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर कितना निकल कर आया, ये सभी को दिख गया। देख लो कहीं कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। RSS को देख लो, G को देख लो, फिर CF को देख लो, फिर TSS। अब मेन कैलकुलेशन आई CRD में सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू फैक्टर। तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू फैक्टर कैसे निकलेगा, ज़रा ध्यान देंगे सब लोग। यहाँ पर एक फैक्टर है बैच, तो बैच को आप फैक्टर A मान लो, तो इसको सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू A लिख सकते हो, या फिर सीधे सीधे यहाँ पर बैच लिख देना एग्जाम में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बैचेस, फार्मूला क्या होगा, आपने हर बैच का टोटल किया था तो उस टोटल को स्क्वायर करिए, जितने वो थे कितने सैम्पल साइज उससे डिवाइड करिए, फिर इसको सम भी करिए और यहाँ से CF घटाइए। फार्मूला समझ पाए सब लोग कि नहीं। बैच के टोटल का स्क्वायर करना है, फिर उसको उसके सैम्पल साइज से डिवाइड करना है। ऐसा 4 बार करेंगे आप। पहला T1 के लिए करेंगे, दूसरा T2 के लिए करेंगे, फिर इनको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद क्या आएगा, CF आएगा। समझ गए मेरी बात को, ये दिख रहा है आपको। यस सर। आ गया आपका टोटल सम ऑफ स्क्वायर, सॉरी सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बैचेस। देखो यहाँ पे लिखे भी हैं बिटवीन बैचेस सम ऑफ स्क्वायर, आप लोग इसको SS ब्रैकेट में बैचेस करके लिख देना। ज़्यादा लैंग्वेज के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ओके, अब आते हैं एरर पे। इन्होंने लिखा विद इन बैचेस, तो अभी आप विद इन बैचेस और इसको कॉन्सेप्ट को कंसीडर ही मत करो, सीधे लिख लो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, क्योंकि जो टोटल में गया, जो फैक्टर में गया, बाकी जो बचता है वो सब एरर। तो एक ही फैक्टर था, टोटल से उस फैक्टर को घटाओगे वो हो जाएगा एरर। तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर कितना आ गया, ये। अब इतनी कैलकुलेशन के बाद जो अगला काम होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1। n की वैल्यू यहाँ कैसे आएगी, जब आप सबको ऐड कर लोगे, n1 n2 n3 और n4। कितनी है वैसे n की वैल्यू, यहाँ से देख सकते हो 26 आ गई। तो टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई n1-1। फैक्टर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, यानी फैक्टर यहाँ पर हमने क्या लिया, बैच। तो टोटल कितने बैच हैं, 4। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 4-1 यानी कि 3। इसकी हो गई थी 26, इसकी हो गई थी 3। अब बच रहा है एरर। तो एरर में जो बच जाए, यानी टोटल से हम इसको हटा दें, बचा कितना 23, ये हो गई एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद अगला काम क्या होता है, सब सम ऑफ स्क्वायर को उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करो। समझ गए। जब इनको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। फिर इनका रेशियो लेते हैं, यानी जितने भी सम ऑफ स्क्वायर्स आते हैं मीन वाले, उन सब को हम एरर से डिवाइड करते हैं। जैसे ही हमने ये किया, ये बन गया f। डिग्री ऑफ फ्रीडम f की क्या होगी, यहाँ 3 है, यहाँ 23 है, तो 3,23। अल्फ़ा की वैल्यू 5% लेना है, और ये आपकी f की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। बात करते हैं हाइपोथेसिस पे। सबसे पहले हम ये देखें कि हमारी हाइपोथेसिस है क्या, जिसको हम इस f से टेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लैंप का पॉपुलेशन दिया गया था, सैंपल लिया गया था 4 बैचेस से। तो हमारी जो हाइपोथेसिस H0 है, हमको टेस्ट ये करना था कि क्या इन लैंप के बैचेस के कारण कोई डिफरेंस है। तो H0 में हम मानेंगे देयर इज़ नो डिफरेंस ड्यू टू बैचेस, यानी हमने चारों बैच का जो मीन है वो सेम मान लिया। और H0 में मानेंगे एटलीस्ट 2 आर डिफर, यानी कम से कम 2 अगर बराबर नहीं है तो फिर चारों बराबर हो ही नहीं सकते। ओके, अब अगर f आपकी जो आई है यहाँ पर, ये कैलकुलेटेड से कम आए, टैबलेटेड से कम आएगी, तो आपका H0 एक्सेप्ट, और आप कहेंगे देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंट बिटवीन द बैचेस ऑफ द लैम्प। तो सारी चीज़ें समझ गए आप लोग, सवाल घर पे देखेंगे और समझ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ें फिर हम। ओके सर। चलिए, ये था 1 वे। अभी 1 वे CRD में एक बार और मिलेगा। हाँ बोलो सर। अगर रिजेक्ट होगी तब, रिजेक्ट होगी तो फर्दर कैलकुलेशन के लिए एग्जाम में कहा जाएगा तो ही करना। अगर वो पूछते हैं व्हाट हैपन इफ H0 इज रिजेक्ट, तब आपको क्या करना होगा, टी टेस्ट लगाना होगा। टी टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, 4 बैचेस हैं, तो 4 बैच के अगर आप पेयर करोगे तो कितने पेयर बनेंगे, 4 से 2 यानी 6। तो 6 पेयर की टेस्टिंग आपको टी से करनी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप टेस्टिंग नहीं करोगे, बल्कि क्या निकालोगे, क्रिटिकल डिफरेंस।
तो क्रिटिकल डिफरेंस का फार्मूला याद रखना है और इसको लगा के आपको क्रिटिकल डिफरेंस निकाल देना है, ठीक है। फिर हम मीन के डिफरेंस को इस क्रिटिकल डिफरेंस से कंपेयर करेंगे। जैसे हमने μ1 μ2 का लिया, ये डिफरेंस कुछ और आया, क्रिटिकल से मान लो ये कम आया, तो हम कहेंगे ये दोनों इक्वल हैं। क्रिटिकल डिफरेंस से अगर ये ज़्यादा आ गया तो हम कहेंगे नॉट इक्वल। अब म्यू को μ3 से ले लो, अगर इसका डिफरेंस क्रिटिकल डिफरेंस से कम आया तो हम कहेंगे देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 1 and 3, और अगर इसका डिफरेंस क्रिटिकल डिफरेंस से ज़्यादा आया तो हम कहेंगे दे आर नॉट इक्वल। तो इसी तरीके से 6 पेयर बनते हैं। तो 6 पेयर में बनाने के ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ क्रिटिकल डिफरेंस निकाल दो और बता दो प्रोसेस क्या है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में आपको कितना टाइम मिला है या कितनी जल्दी आपने बाकी सवालों को कर लिया है। एनोवा टेबल देख लो, सारी प्रोसेस दी हुई है जो अभी हमने समझाई है, और आपको बस केवल फोकस किस पे करना है, फार्मूलों को याद करने पर। मैक्सिमम फार्मूले सबके सेम हैं, तो इसलिए जो चेंज हो रहे हैं उन पे फोकस करो। अब हम आपको आरबीडी के फार्मूले के बारे में भी बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, नंबर ऑफ माइस N1 N2 N3 N4, और अब की बार आपको एवरेज दे दिया गया और स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी आपको रॉ डेटा नहीं दिया गया है। अब आप मुझे बताओ, जब आपको रॉ डेटा नहीं दिया गया तो आप RSS कैसे निकालोगे? RSS क्या होता है? समेशन YIJ²। तो इसके लिए तो हमको YIJ चाहिए होता ना, जब YIJ नहीं होगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे? तो देखो, इसको निकालने का कोई तरीका है हमारे पास। नंबर ऑफ माइस, यानी हमको N1 की वैल्यू 10 दी गई है, ठीक है। मान लो ये हमारा है N1 = 10, और एवरेज YI बार कितना दिया है 10.9, यानी 10 लोगों का ये एवरेज आया है 10.9, यानी इन 10 का जो रॉ डेटा रहा होगा वो कुछ और रहा होगा, एवरेज लेने पर ये आया। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? अगर उनका रॉ डेटा हमें पता होता तो हम उसका स्क्वायर निकालते, जब नहीं पता है तो करेंगे क्या? देखिए इसमें RSS के लिए कौन सा फार्मूला लगाएगा, इस पे आपको फोकस करना है, ये वाला। तो आपको एक ये नया फार्मूला उस सिचुएशन में याद रखना है जब आपको ये दिया जाए। RSS के लिए क्या फार्मूला आया, समेशन I, यानी जितने भी सैम्पल्स हैं N1 N2 NI, और ये है SI² माइनस YI²। ये आया कैसे? देखो आपको पता है वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है। जैसे हम मान लो S² लिखते हैं, तो S² को क्या लिखते हैं 1/n समेशन XI माइनस X², यही तो लिखते हैं, कोई दिक्कत? इसको ओपन करके अगर अनदर फॉर्म में लिखो तो क्या आता है 1/n समेशन XI² माइनस X²। अब अगर हम x बार को इस तरफ शिफ्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इस n को इसके साथ लाकर क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो इधर आया समेशन XI²। यही तुमको चाहिए था, इस फार्मूले से आया। तो समझ गए ये फार्मूला कहाँ से आया सब लोग? यस सर। ठीक है, तो ये रो वाइज आएगा, यानी पहले N1 S1 Y1 बार का कर लेना, एक मिल गया, फिर N2 S2 Y2 बार का कर लेना दूसरा, फिर सब पे लगा देना समेशन, तो सारे ऐड होकर ये RSS मिल जाएगा। तो सभी लोग इस पे फोकस इसलिए करो क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन नहीं दिए गए, थोड़ा सा ट्रिकी दिए गए, तो इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाएगी, और अगर सिंपल आए तो वो तो आप कर ही ले जाओगे। ओके, चलो इसमें और कोई चेंज नहीं है, बाकी सब सेम है। इसके बाद की सारी कैलकुलेशन वही रहेगी, कहीं कोई चेंज नहीं है, देख लेना। आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम 2A पे आते हैं सीधे, ठीक है। तो 1 ही है, 1 के और क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है इन्हें। The following table 5.16 gives quality rating of
देन सर्विस स्टेशन बाई 5 प्रोफेशनल रेटर्स। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही हैं, एक है सर्विस स्टेशन और एक है रेटर्स, यानी एक तरह से दो सोर्स ऑफ वेरिएशन दिख रहे हैं। एक डेटा में जो वेरिएशन आएगा वो सर्विस स्टेशन चेंज होने की वजह से आएगा। समझाने के लिए हम आपको ऐसे कर सकते हैं, मान लो आपके घर में कार है और आप कार लेकर सर्विस करवाने जाते हैं, तो सर्विस करवाने के लिए अलग अलग एजेंसीज़ हैं, कभी आप चिन्हट में करवाइए, कभी आप अलीगंज में करवा लीजिए, इस तरीके से बहुत सारे सर्विस स्टेशन हैं। तो आपने सर्विस करवाने के बाद हर सर्विस स्टेशन को एक स्कोर दिया कि हमको यहाँ से सर्विस करवाने के बाद इतना सेटिस्फेक्शन मिला, या ये कह लो कि ये स्कोर कस्टमर्स के द्वारा दिया गया। ये है रेटर, रेटर ने भी कंपनी को कुछ ना कुछ स्कोर दिया है। तो ABCD रेटर क्या कर सकते हैं, सर्विस स्टेशन की रेटिंग करते समय इनके ओपिनियन चेंज हो सकते हैं, यानी A किसी को पसंद करता हो तो ज़रूरी नहीं कि B भी उसको उतने ही नंबर दे। अब अगर हम डेटा देखें तो आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। तीसरे सर्विस स्टेशन को रेटर A ने 90 दिया है, जबकि रेटर E ने 62 ही दिया है, तो ओपिनियन चेंज है। इस डेटा में वेरिएशन के क्या कारण हो सकते हैं, एक तो सर्विस स्टेशन की क्वालिटी जैसी होगी उसको वैसी रेटिंग मिलेगी, दूसरा रेटर का अपना पर्सनल व्यू। तो आपको दो सोर्स ऑफ वेरिएशन दिखे। अब इसमें आपको करना क्या होगा, सिंपल, सबसे पहला काम G निकाल लीजिए, सबको ऐड करके यहाँ पर, चाहो तो पहले रो को ऐड कर लो फिर इनको ऐड कर लेना, या फिर कॉलम को ऐड कर लो इनको ऐड कर लेना। वैसे आपको ये दोनों काम करने हैं, रो और कॉलम को ऐड ही करना है, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर हैं तो दोनों फैक्टर का सम ऑफ स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है, तो G निकल गया आपका। G निकलते ही आपका CF निकल जाएगा, जो कि है G² n, 10 ये 5 ये, यानी n की वैल्यू है 50। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग निकालेंगे RSS। RSS के लिए रॉ डेटा आपको दिया है, सबको स्क्वायर करिए, ऐड करिए। ये एक टिपिकल टास्क है एग्ज़ाम के लिए, आप इसको टेबल बना के करना, सबका स्क्वायर करके टेबल में लिख देना, फिर उसका ग्रैंड टोटल कर देना। ठीक है, और अगर समय कम है तो कैलकुलेटर पे स्क्वायर कर करके एक एक रो का या एक एक कॉलम का पहले लिख लेना, फिर इनको ऐड करके लिखना RSS की वैल्यू, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, RSS आने के बाद TSS तो आपका निकल जाएगा RSS माइनस CF से, ये इतना सेम। अब आते हैं अगले, मान लो हमको रेटर का चाहिए क्या, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेटर्स। तो रेटर्स का सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा, रेटर A का ये है, तो रेटर A का टोटल कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, इसको हम R1 लिख लेते हैं। रेटर B का टोटल क्या आएगा, R2, इस तरीके से R5 तक सारे रेटर्स का टोटल आ गया। कैसे हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेटर्स, तो हम करेंगे RI², I का मतलब यहाँ से लेकर 1 to 5 कुछ भी, इसको डिवाइड किससे करते हैं, तो जितने लोगों का ये एवरेज था, कितने लोगों का एवरेज था R1 और कितने लोगों का टोटल था 10 लोगों का, तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो RI² डिवाइडेड बाई 10 और समेसन I, यानी हमने पहले R1² को 10 से डिवाइड किया, फिर R2² को, फिर हमने सबको ऐड कर लिया, माइनस CF बन गया आपका सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेटर। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू सर्विस स्टेशन कैसे बनाओगे, सर्विस स्टेशन के लिए आप सर्विस स्टेशन 1 का टोटल कर लो, 2 का कर लो, ये कॉलम में है तो हम इनको C1 C2 C3 मान लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, CJ², एक को I दे चुके हैं तो दूसरे को J दे देते हैं। CJ² डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, जितने लोगों को लेकर हमने इसका टोटल किया था, 5 हैं, समेसन CJ। तो आप जब यहाँ C1 C2 टोटल करोगे तो अगले ही कॉलम में C1² C2² कर लेना, फिर उनका टोटल यहाँ कर लेना, समझ गए। जब ये टोटल हो जाएगा उसके बाद आपका सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू सर्विस स्टेशन निकल जाएगा, माइनस CF करेंगे ये करके, तो आपका ये आ गया। दोनों वैल्यू आने के बाद टोटल सम ऑफ स्क्वायर से दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। 1 मिनट क्लास को होल्ड कर रहे हैं। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर कैसे आएगा, जब हम सर्विस स्टेशन का और रेटर्स का टोटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। फिर जब सारे सम ऑफ स्क्वायर्स आ गए तो बचता है कि इनको इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना। तो अगर आपको रेटर्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए तो कितने रेटर्स थे, 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5 - 1। सर्विस स्टेशन की चाहिए तो कितनी हो गई, 10 थे तो 10 - 1 यानी 9। टोटल वैल्यू है 50, 50 - 1 यानी कि 49। बचा एरर, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, टोटल से इनको हटा दो, 4 और 9 13, जो बचा वो एरर का।
सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आने के बाद सारे सम ऑफ स्क्वायर्स को उनकी रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना, तो मीन सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब जब मीन सम ऑफ स्क्वायर आया तो रेटर का मीन सम ऑफ स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे एरर से, सर्विस स्टेशन के मीन सम ऑफ स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे एरर से। तो आपकी दो स्टैटिस्टिक्स बनेंगी एफ़ की। एक एफ़ की जो स्टैटिस्टिक्स है वो टेस्टिंग किसकी करेगी कि ये रेटर्स आपस में सेम रेटिंग करते हैं या अलग अलग करते हैं। यानी हम पहली स्टैटिस्टिक्स में मानेंगे कि रेटर्स आर सेम ABCDE। दूसरे H0 में हम क्या मानेंगे, ऑल द सर्विस स्टेशंस आर सेम। ये हमारा दूसरा रहेगा। अगर दोनों रिजेक्ट होंगे तो H0 रिजेक्ट हो जाएगी और हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, रेटर्स आर डिफरेंट एंड सर्विस स्टेशन आर आल्सो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? ठीक है, इसके सॉल्यूशन को तुम लोग देखना, कहीं कोई दिक्कत लगे तो बताना। तो ये 2A का है। अब जितने लोग CRD और RBD कर रहे हैं वो बिल्कुल 1 वे और 2 वे के जैसा सेम होगा। डिफरेंस केवल ये होगा कि RBD में जो दूसरा फैक्टर होगा वो ब्लॉक बन जाएगा, यानी एक जो रहेगा फैक्टर वो रो या कॉलम में रहेगा और दूसरा ऑटोमेटिक ब्लॉक बन जाएगा। तो CRD RBD सेम इन्हीं फार्मूलों से होगी, कोई चेंज नहीं है। आगे की क्लास हम आज कंटिन्यू करें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। अच्छे से पेपर दीजिए, फिर बताइए कैसा पेपर हुआ। मिलते हैं ब्रेक के बाद।